Jain dear students, myself Sadhna Trivedi, I am your Hindi teacher. How are you all? I hope everyone is okay. तो कल हमने आप लोगों को हिंदी साहित्य में पाठ 14 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था खान पान की बदलती तस्वीर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम ये सब अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे उत्तर भारत में भी हर जगह उपलब्ध हो चुके हैं। और हमारे उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति अब लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। तो आप कहीं भी जाएंगे आपको उत्तर भारतीय रोटी दाल साग तो मिल ही जाएंगे, और साथ ही फास्ट फूड का चलन जो है वो बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हर जगह आपको फास्ट फूड देखने को मिल जाएंगे। तो जो 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद आते हैं उसके बारे में तो बच्चे और बूढ़े सभी जानते हैं। इसी तरह नमकीन का भी है, तो कुछ स्थानीय प्रकार के नमकीन तो है ही हैं, और साथ ही जो आलू चिप्स के कई विज्ञाप्ति रूप जो हैं जो तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया तो अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है और दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सब कामकाजी महिलाओं के लिए ठीक है जो घर पे भी रहती हैं और बाहर काम करने जाती हैं, क्योंकि वो जो फास्ट फूड है और भी विदेशी व्यंजन है वो जल्दी बन जाते हैं, तो उन्हें बनाकर वो अपने काम पर भी जाती हैं। और जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं जिन्हें बनाने में थोड़ी जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, वो कभी कभार ही अब बन पाता है, वो भी किस तरीके से, व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर। मतलब हम किसी व्यंजन पुस्तिका को लेकर उसे पढ़कर तभी हम स्थानीय व्यंजन बना सकते हैं जिनमें थोड़ी कठिनाई होती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है, तो और फिर कमर तोड़ महंगाई है, तो इसकी वजह से भी कई चीजें धीरे धीरे हमारे बीच से चली जा रही हैं, जिनसे हम वंचित हो जा रहे हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने के बारे में हमें कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सूखे मेवों की महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब हम किसी भी ऐसे व्यंजन को बनाते हैं जिसमें सूखे मेवे की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में हमें कई बार सोचना पड़ता है। तो इतना मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। आज मैं इसके आगे का भाग पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों देखिए ध्यानपूर्वक, ये आप लोगों के हिंदी साहित्य का पाठ 14 है, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। तो इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मैं इसके आगे का भाग आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके आगे के भाग में है कि खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। जो खान पान की एक मिलीजुली संस्कृति बनी है उसका एक अपना सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हों। मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं, घर पर भी रहती हैं और बाहर काम करने भी जाती हैं, अब उनके पास ऐसी बहुत सारी व्यंजनों की विधियां हैं जो जल्दी बन जाती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है,
आज़ादी के बाद हमारे उद्योग धंधे बढ़े हैं, नौकरियां मिली हैं लोगों को, फिर तबादले भी हुए हैं। तो इस वजह से भी खान पान के जो खान पान में जो विविधता आई है, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर में टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खोलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्कूल में जब बच्चे आते हैं पढ़ने तो टिफिन लेके आते हैं, और किसी के टिफिन में पराठा होता है, तो किसी के टिफिन में पूड़ी होती है, तो किसी के टिफिन में नूडल्स होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग टिफिन में अलग अलग व्यंजन होते हैं। तो जब वो लंच टाइम में दोपहर के समय में खुलते हैं तो उनसे अलग अलग प्रदेश के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, खान पान के कारण भी हम एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। मतलब अगर हम खान पान की दृष्टि से देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमारी राष्ट्रीय एकता में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, हमारी राष्ट्रीय एकता बढ़ रही है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे, यानी हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो तभी आगे बढ़ेगी, तभी सफल होगी जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। जैसे हम अगर वहाँ की किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश के व्यंजन के बारे में जान रहे हैं तो वहाँ के हमें बोली बानी के बारे में जानना चाहिए, और वेशभूषा के बारे में जानना चाहिए। मतलब कैसे लोग वहाँ के रहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसा वस्त्र पहनते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी स्थानीय व्यंजनों को हमें फिर से उपयोग में लाना चाहिए। हमें स्थानीय व्यंजनों को फिर से उनका विकास करना चाहिए। तो जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, जो स्थानीय व्यंजन है जो समाप्त हो चुके थे, उन्हें फिर से लाने वाले व्यंजन को क्या कहा गया है, एथनिक। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब लेखक कहता है कि ऐसे जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उन्हें हमें केवल होटलों के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि होटल अपने प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करें। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे। ठीक है कि हम होटलों में मिलते हैं हमारे स्थानीय व्यंजन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों और बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य की बात है। 5 सितारा होटल में मिले वो सही है, लेकिन घरों और बाजारों से स्थानीय व्यंजनों को गायब नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें एक स्थान देना चाहिए जो कि उनका स्थान बनाए रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। जो हमारी स्थानीय व्यंजन है, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ये सब भी अब बाजारों से गायब ही हो जा रहे हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। सही बात है, जो मौसमी सब्जी से भरे समोसे हैं उसको तो मैंने भी कभी नहीं देखा, तो आप लोग कहाँ से देखोगे। मैंने तो केवल आलू के ही समोसे देखे हैं, तो जाहिर है वो वही आप लोग भी देखे होंगे। तो ये जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे वो अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। जो उत्तर भारत के उपलब्ध व्यंजन है यानी स्थानीय व्यंजन है, उनकी भी दुर्गति हो रही है, यानी वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे, दिखाया गया है समोसा है, जलेबी है, ढोकला है। तो ये सब जो हैं ये अलग अलग देशों के हैं और फिर इन्हें हम भूलते जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी,
मतलब आश्चर्य होने की बात है कि मतलब जो पहले भारत में जो चीज़ें जो गली मोहल्लों के दुकानों में हर दुकानों में मिल जाती थी, अब उन्हें खास दुकानों में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जब भी आवश्यकता होगी तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई खास दुकान होगी तो हम वहीं पे उसको पा सकते हैं, हर जगह वो नहीं उपलब्ध होती। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा सच है कि कुछ स्थानीय व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। लेखक कहता है कि जो पश्चिम की नकल, पश्चिम यानी पश्चिमी देशों में जो चीजें होती हैं हम उनकी नकल करते हैं। उनकी नकल करने के चक्कर में हम ये नहीं देखते कि क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक है। और यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उसके चलते कई बार ऐसा होता है कि हम उसका असली स्वाद या अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं। आप लोग भी गए होंगे शादी विवाह की पार्टियों में, तो देखते हैं वहां पर कई प्रकार के व्यंजन रखे होते हैं। तो क्या करते हैं कि मतलब बार बार ना जाना पड़े भीड़ में, तो हम प्लेट में कई सारे व्यंजन एक साथ निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका स्वाद जो होता है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, गड़मड़ हो जाता है, मतलब उस एक का स्वाद दूसरे में मिल जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है वो हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, ऐसा मौका देती हैं कि हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। जो भी वो हमें अवसर दे रही हैं उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, जैसे कभी खट्टा, कभी मीठा और नमकीन। ये तीनों अलग अलग प्रकृति के व्यंजन हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम तीनों प्रकार के व्यंजन परोस लेते हैं और फिर उसका एक का स्वाद दूसरे में और दूसरे का स्वाद तो इस तीसरे में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें उसका स्वाद भी सही से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही है और अधिक विकसित होने वाली जो खान पान की मिश्रित संस्कृति बनी है, वो लेखक कहता है कि इससे लगता है कि अभी वो और अधिक विकसित होगी। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। जांचते रहना जरूरी है मतलब कि हमें उसका जांच करना चाहिए कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या नहीं। तो इस पाठ के लेखक जो है वो है प्रियाग शुक्ल। इनके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर मैं आप लोगों को भेज दूंगी, तो आप लोग लिख लीजिएगा और साथ ही उसका शब्द अर्थ भी भेज दूंगी, शब्द अर्थ भी लिख लीजिएगा तथा उन्हें याद भी कर लीजिएगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आप लोगों को मैं आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।